नमस्कार दोस्तों। तो अब दिल्ली में हुए आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? भारत में क्या जो आतंकी हमले होंगे तो वो एक्ट ऑफ वार मुसलमानों के खिलाफ होगा? क्या भारत में इसके सिवा कोई राजनीति नहीं होगी और भारत में वोट चोरी का खेल यूं ही चलता रहेगा? जी हां, आज ये सब सवाल खड़े। सवाल इसलिए खड़े कि आपको याद हो नरेंद्र मोदी ने कहा था आतंकवाद, कोई भी आतंकवादी घटना को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। जी हां, ये कहा था। लेकिन दिल्ली में हुए आतंकी हमले को अब तक आतंकी हमला घोषित नहीं किया है सरकार। तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये टेररिस्ट हैं, टेरर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसमें पकड़े जा रहे हैं। लेकिन एक्ट ऑफ वार कब घोषित होगा? क्यों डर है? क्या इसलिए क्योंकि जहां यह आतंकी घटना हुई है वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के सीधे अंडर में आता है और देश की राजधानी में लाल किले जैसी जगह पर यह घटना होना जो आजादी का गवाह है, वहां यह घटना होने का मतलब है कि देश में किस तरह से आतंकवाद पनपाया जा रहा है। या ये सिर्फ मुसलमान, मुर्गा, मछली, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, तालिबान आदि के नाम की राजनीति? जी, सवाल बहुत सारे खड़े। इन्हीं सवालों पे आपसे बात करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सीनियर जस्टिस मार्कंडे काटजू कहते हैं कि बिना जांच पड़ताल किए दिल्ली बम धमाकों के मुजरिमों के नाम घोषित कर दिए जा रहे हैं, कहानियां बताई जा रही। क्या यह प्रमाणित हो चुका है कि वही लोग हैं? क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है? इसका कोई पुख्ता सबूत है? अब तक जो सामने आया है उसमें तो नहीं है। फिर आखिर बार बार यह क्यों रिपीट किया जा रहा है और क्यों सरकार अब क्रॉस बॉर्डर आतंकी घटनाओं का जिक्र कर रही है? क्यों सरकार अब पाकिस्तान का नाम नहीं ले रही? क्यों बच रही है पाकिस्तान के नाम से? क्या डर है? जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का राजदूत बोलता है तो वह पाकिस्तान का नाम लेने से डर जाता है। क्यों? और इसके पहले भी संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे विदेश मंत्री भी पाकिस्तान का नाम नहीं ले सके थे पहलगाम की घटना पर। पुलवामा पर भी वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले सके। तो आखिर पाकिस्तान से इतना डर क्यों लग रहा है? और भारत के मुसलमानों को ही अपराधी बना के खड़ा करने की यह राजनीति क्या है? क्या भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत है कि उनको कैसे खत्म किया जाए उसके लिए साजिश, उसके लिए समाज को लड़वाने की साजिश हो रही है? जब यह होता है तो निश्चित रूप से दुखद होता है और इसी को आप समझिए। आप याद करिए 2001 में जो घटनाएं हुई थी अमेरिका में और जो 9/11 हुआ था उसके बाद में अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। तमाम ऑपरेशंस चलाए गए और उन ऑपरेशंस में जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया, बावजूद इसके आतंकवाद को यह सबसे कड़ा जवाब था। पर क्या इसमें इस्लाम को कभी दोषी बताया गया?
कभी किसी मुसलमान को दोषी बताया गया नहीं। न्यूयॉर्क जैसे शहर में वहां पर मेयर चुना जाता है मुस्लिम समुदाय से, और वो कोई अमेरिकन मुसलमान नहीं था, वो भारतीय मुसलमान और हिंदू मां का बेटा जोहरान ममदानी वहां चुना जाता है, मेयर चुना जाता है, और वो वहां के हित के लिए काम करता है। इसके पहले आपको याद होगा, जब वहां पर लगातार मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की, हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा करने की, सिखों के प्रति नफरत पैदा करने का काम हो रहा था, तो वहां की सरकार 2001 में जिस तरह से वहां 1600 घटनाएं हुई थी, और उस घटना के बाद में वहां की सरकार एक कानून लेके आई थी, और उस कानून के तहत किसी भी गैर ईसाई, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, इनके प्रति कोई भी यदि लिंचिंग हुई, कोई घटना हुई, कोई घृणा का अपराध हुआ, तो संघीय अदालत उसको सुनती थी और सजा देती थी, और उसने दर्जनों मामले दर्ज किए और सजा सुनाई। 2009 में भारत में जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, उस सरकार ने जब तमाम 2008 में घटनाएं हुई थी, उस घटनाओं, आतंकी घटनाओं के कारण वो एक कानून लेके आए थे, जिस कानून में यह था कि किसी भी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके प्रति यदि मारपीट जैसी घटनाएं होंगी, लिंचिंग जैसी घटनाएं होंगी, तो इस पर कार्रवाई होगी और इसके लिए मुकदमे चलाए जाएंगे, और इसके लिए बाकायदे नियम बनाया गया और कड़ी कार्रवाइयां शुरू हुई। लेकिन मौजूदा सरकार ने इन सब में छूट दे दी, सारा दोष एक ही समुदाय को दे दिया जाता है, एक ही समुदाय दोषी हो जाता है, इंडियन मुसलमान। ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि इंडियन मुसलमान असल में आतंकी। जब इस तरह का ट्रेंड चलाया जाएगा तो समझा जा सकता है कि नफरत पनपाने का यह खेल हो रहा है, क्योंकि बड़ी कोशिशों के बाद ये सफल नहीं हो पाए। जब नहीं सफल हो पाते, आपको याद हो कि इसी तरह की नफरत पनपाने के लिए हिंदुओं पर हमले हुए थे उस ट्रेन में, साबरमती ट्रेन में, और उस साजिश का जो रेलवे बोर्ड ने कमीशन बनाया था, उस कमीशन ने बताया था कि कहीं बाहर से मुसलमानों ने आग नहीं लगाई थी, बल्कि अंदर से ही लगाई गई थी, यानी साजिश की गई थी। लालू प्रसाद यादव उस समय रेल मंत्री। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हाथ धो के नरेंद्र मोदी सरकार पड़ी। उनके परिवार को, उनको सबको तबाह कर देना चाहती है, क्योंकि उनका नैरेटिव बहुत गुजरात से बाहर नहीं बन पाया। यदि उस समय सरकार रही होती कांग्रेस की, तो शायद इन सबको सजा होती। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी का भी इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने भी कारगिल की चोटी पर पहले कब्जा करवाया, फिर उसे छुड़वाने के नाम पे हमारे देश के करीब 1000 जवानों और लोगों को मरवा डाला, और उसी के नाम पर चुनाव जीता। उसके बाद में उन्होंने जो आतंकी छोड़े थे, वो आतंकियों ने पूरे देश में कहर बरपाया, संसद पर हमला हुआ, और इन सब के बाद उसके नाम पर वोट मांगे जा रहे थे। खुद ही अपनी नाकामी पर वोट मांगे जाते हैं, और इस तरह से करके जो आतंकी उन्होंने छोड़े, चाहे 1989 में यानी 89 में या 99 में, वो लगातार देश के अंदर आतंकी घटनाएं कर रहे। उनको दोषी बताने की बजाय भारत के मुसलमानों को घेरा जा रहा।
जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर के मुसलमानों ने रैली निकाल करके, शांति मार्च निकाल करके और प्रोटेस्ट किया और कहा दोषी कोई भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी वो भी समर्थन करते हैं कि आतंकी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार कश्मीर को बदनाम करेगी, मुसलमान को बदनाम करेगी और तमाम चीज करेगी। लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने की हिम्मत न नरेंद्र मोदी कर पाए न उनके विदेश मंत्री। तो अब आप समझ लीजिए, तो ये घृणा का खेल चल रहा है। नरेंद्र मोदी पुलवामा, पहलगाम, पठानकोट सब कराते हैं और उसके बाद में उसके नाम पर वोट मांगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सरेंडर करने के बाद जारी है कहते हैं और मिलता कुछ नहीं है। उल्टा खाद बनाने वाले फ्यूल से यह किया जाता है जिससे भविष्य में भारत के किसानों को फंसाया जा सके, किसानों को मुल्जिम बना के खड़ा किया जा सके। यह साजिश होती है, क्योंकि जिस फ्यूल के कारण, अमोनियम नाइट्रेट के कारण यह ब्लास्ट बताया जा रहा है, वो खाद बनाने के लिए डाला जाता है और जिसका यह इस्तेमाल होता है उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए शायद मार्कंडेय काटजू ने इस बात को लेके इंगित किया कि यह कौन सा खेल। इस देश में बेरोजगारी, महंगाई या दूसरे कोई भी मुद्दे शायद बचे नहीं। किसान रो रहा है। मध्य प्रदेश में 2 रुपया या कहिए जो महाराष्ट्र है वहां 2 रुपया भी कीमत नहीं मिल रही है प्याज की। जहां 2 रुपया भी कीमत ना मिल रही हो, वहां उन सब चीजों से मुंह मोड़ने का यह तरीका है, भटकाने का तरीका है। क्योंकि बिहार के चुनाव में इसका इस्तेमाल हो गया। अब बिहार की मतगणना तक इतना गरमा देना है कि यदि कोई बेईमानी का विरोध करे तो उसे आतंकवादी बता दो, और खाद के लिए इस्तेमाल होने वाले इस फ्यूल को कह दो कि साहब ये तो आतंकी घटना करने जा रहा। जी हाँ, कुछ इसी तरह से देश के लिए, समाज के लिए करने का नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या रही? गरीब, गुरबे, कमजोर, इनको खत्म कर दो, मरने को मजबूर कर दो, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दो, और जो बिकाऊ है उन्हें खरीद लो, अरबपतियों को सब दे दो, खरबपतियों को दे दो। वही होता है। न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी चुनाव जीतने के बाद वो वहां के गरीब लोगों, पिछड़ों के लिए और तमाम सारे पीड़ित वर्ग के लिए करने के लिए नियम बनाने और उसके लिए नीतियों की बात कर रहे। जनता ने उन्हें, वहां के नागरिकों ने चुना, और वहां चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं करता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, महीनों चलता है और निष्पक्ष चुनाव में वो जीते। तो अब न्यूयॉर्क के खरबपतियों और अरबपतियों को बड़ी तकलीफ हो गई। वो कहते हैं जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क को मुंबई बना देंगे, यहां पर भी उस तरह से गरीबों को आराम से बसने का कर देंगे, बर्बादी में ढकेल देंगे। क्यों? क्योंकि इन पूंजीपतियों को बड़ी तकलीफ होती है कि छोटा कैसे अधिकार पा जा रहा है, गरीब कैसे अधिकार पा जा रहा है, अल्पसंख्यक कैसे अधिकार पा जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी सोच की पार्टी है। यह गरीबों की पार्टी नहीं है। इनका संविधान देख लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी का बना, वो पहले ही कह देता है मुसलमानों के और दूसरे लोगों की बजाय वो इंगित करता है कि वो तो गरीबों के लिए नहीं, कुछ पूंजीपतियों के लिए काम करेगा। वो समाजवाद नहीं चाहता है, वो बराबरी नहीं चाहता है, वो मनुष्य संहिता चाहता है। कहने को गांधी का नाम देता है, गांधीवादी समाज की बात करता है, लेकिन
गांधी की ही हत्या होती। तो आप समझ लीजिए, गांधी का विचार था बराबर हक का, वही हक तो छीने जा रहे, और उसी के लिए जब काम हो रहा हो तो चिंताजनक कि कर क्या रहे। बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव में जो मत पड़े, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरेआम चुनाव लूटा है, सरेआम भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाते हैं कि हम वोट डाल के आए हैं। इसी साल में उन्होंने दिल्ली में वोट डाले, इसके पहले किसी ने उत्तराखंड में डाले हैं, किसी ने हरियाणा में डाले हैं, किसी ने महाराष्ट्र में डाले, हर जगह वोट डाले गए और फिर यहां आके डाल रहे हैं। जब यह स्थिति हो तो आपको समझना पड़ेगा, जो चुनाव आयोग कहता है इतनी शुद्ध मतदाता सूची हमने बनाई है, यही ज्ञानेश कुमार गुप्ते कहता है, तो यदि इतनी शुद्ध बनाई है तो ऐसे लोग जो वहां वोट डाल चुके हैं, इसी साल डाल चुके हैं, वो फिर इसी साल यहां पर वोट डालने क्यों आ रहे हैं? और इसको क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं यह प्रतिबंध लगाया गया? लेकिन नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। कहते हैं कि जो व्यक्ति स्थायी रूप से कहीं निवास करता है वो वहीं का वोट। तो अब आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व राज्यसभा सदस्य सिन्हा, वो स्थायी रूप से दिल्ली में निवास करता है, वहीं पे नौकरी करता है, प्रोफेसर, और उसके बाद वो वोट डालता है। इसी तरीके से इनके तमाम है, चाहे अजीत झा हो चाहे कोई और हो। तो जो ऐसे लोग हैं उनको वोट डालने दिया जाता है, और वोट ही नहीं डालने दिया जाता है, वोट चोरी करने के लिए, अन्याय करने के लिए हर नियम कानून और आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। तब बचता क्या है? बचता है जनता के हाथ में कि जनता कितना डट के खड़ी होती। तो जनता जब डट के खड़ी हो गई तो चुनाव लूटने के लिए फर्जी सर्वे कराए जा रहे हैं, और उन सर्वे के आधार पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हम बेईमानी करें तो जनता कहे नहीं, ये तो देखिए सर्वे में ही आया था, जबकि सर्वे की सच्चाई जान ली। यदि आप दैनिक भास्कर के ही उसमें चले जाएंगे तो हर समय जब वोटिंग और उसके पहले के तमाम सारे जो सर्वे हैं, उन्हीं सर्वे को कंपाइल करके उन्होंने कह दिया हमने यह एग्जिट पोल कर दिया। एग्जिट पोल ये होता है कि चुनाव वोट पड़ने के बाद क्या ट्रेंड आया उसके आधार पर होता है, और वो सैंपल का साइज होता है, सभी क्षेत्रों में होता है, सभी जगह होता है। तो उसके लिए कितनी टीम क्या लगी, क्या सिर्फ उन चंद रिपोर्टर्स से हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक रिपोर्टर ज्यादा से ज्यादा 20-25 से बात कर लेगा, 100 से बात कर लेगा, और उसमें निष्कर्ष कैसे? क्योंकि एक ही घर में 4 लोग 4 जगह भी वोट डालते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं। तो इन सवालों के बीच में जनता फंसी हुई है, उसके मुद्दे फंसे हुए हैं। उन मुद्दों पे बात हो या इस्लामोफोबिया पे बात हो, निश्चित रूप से मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जिनकी बात तेजस्वी यादव कर रहे थे, राहुल गांधी कर रहे थे, और वही सामने खड़ा। तो अब आपको सोचना है कि आपको देश कैसा बनाना है और देश को कैसे बचाना है। जी हां, क्योंकि लड़ाई लोकतंत्र की जनता लड़ती है, नेता नहीं। नेता आपको सिर्फ लीड करता है। जी हां, यही सत्य है। आजादी के पुरोधा पीछे है, जनता लड़ रही थी, ये लीड कर रहे थे। जी, जनता तो निकले। जय